आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि खुद से कैसे आप कंपनीज को इवैल्यूएट करते हुए शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कहाँ परेशान रहते हैं कि जो कंपनी का शेयर अच्छा है वो महंगा मिल रहा है और जो अच्छा नहीं है वो सस्ता मिल रहा है। तो ये अच्छे और सस्ते का कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढा जाए, किन पैरामीटर्स और मेट्रिक्स के आधार पर आप अपना खुद का एनालिसिस बना सकते हो और कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। किसी भी सेक्टर में मान लीजिए 2 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो कैसे इवैल्यूएट करें कि कौन सी बेटर है ओवरऑल सेक्टर के परफॉर्मेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ रेट 20% के आसपास है और पहली कंपनी जो है उसका ग्रोथ रहा है 25% के आसपास और दूसरी का रहा है अराउंड 15%। अब दोनों ही कंपनी सेम सेक्टर में काम करती हैं, सिमिलर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो पहली कंपनी है वो ग्रोथ बेहतर दिखा रही है क्योंकि उसका आउटपुट ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से बेहतर देखने को मिला। लेकिन क्या सिर्फ आउटपुट के आधार पर हम किसी भी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं। अगर आपने गलती से किसी ओवर वैल्यूड कंपनी का चुनाव कर लिया, वो भी केवल और केवल आउटपुट के आधार पर, तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ को ही नीचे लेकर आ सकता है। अब जिस एग्जाम्पल को पहले हम डिस्कस कर रहे थे उसी पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया था कि जो पहली कंपनी है वो बेहतर ग्रोथ दिखा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो हाई वैल्यूएशन पर हो। लेकिन दूसरी कंपनी जिसका ग्रोथ भले ही सेक्टर से कम रहा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो और वो लोअर वैल्यूएशन पर हो, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कहने का भाव ये है कि जब हम प्रॉफिट ग्रोथ रेट के साथ वैल्यूएशंस को कंपेयर करके देखते हैं तो एक होलिस्टिक व्यू बनाने में हमें ज्यादा आसानी होती है किसी भी कंपनी या फिर सेक्टर के बारे में। इसी चीज को आज हम वीडियो में समझेंगे। एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे जहां पर हम कुछ सैंपल कंपनीज लेंगे और उन्हें कंपेयर करके देखेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव वैल्यूएशन, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है ये समझने में कि एक ओवरऑल सेक्टोरल व्यू कैसे बनाया जाता है और वो बनाकर आप कंपनीज का चुनाव किस तरीके से कर सकते हो, वो भी अपनी खुद की स्टडी और रिसर्च के आधार पर। स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर हम आपको किसी भी तरह का सेल या फिर बाय रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा डिस्कशन केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंडक्ट किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ में जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करते जाइएगा और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको करना है अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर। कहने का भाव है कि आप किस तरीके की कंपनी ढूंढ रहे हो, कौन से सेक्टर पे आप काम करना चाह रहे हो, क्या आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो या फिर छोटी अवधि के लिए कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हो। अब आप पूछोगे कि इंडस्ट्री कौन सी, ये कैसे पता किया जाए। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो चीपर हो तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव इंडस्ट्रीज की ओर नहीं भागना है जो ज्यादा न्यूज और नॉइज का हिस्सा बनी हो। सेकेंडली, जिन इंडस्ट्रीज में तेजी से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा हो जिसकी वजह से बड़ी न्यूज और नॉइज क्रिएट हो रही हो, वहां पर भी आपको किसी भी तरह का फ्रीक्वेंट डिसीजन नहीं बनाना है। अब आपके पास मेरे लिए एक सवाल है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं अभी के समय में जहां पर बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि जैसे 2025 की शुरुआत से ही टैरिफ के बारे में बहुत सी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिला है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें टैरिफ की वजह से फायदा मिल रहा है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलने की जरूरत है, बिकॉज न्यूज और नॉइज के चलते प्राइजेस तेजी से नीचे या फिर ऊपर जा सकते हैं। तो अब यहाँ से कंक्लूड ये करेंगे कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर न्यूज और नॉइज की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले, वहां आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। बिकॉज न्यूज कितनी सही है, कितनी गलत है, आपके फेवर में कितनी जाएगी या नहीं जाएगी, ये चीज किसी को भी नहीं पता। अब यहाँ पर जब आप एक इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद उस इंडस्ट्री या फिर सेक्टर के अंडर जो कंपनीज काम करती हैं उनको किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान
ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई भी एक कंपनी है XYZ, उसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो कहेंगी कि अगर इसी रफ्तार से ग्रोथ चलता रहा तो यहाँ पर अभी भी वैल्यू मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसी रफ्तार से अगर ग्रोथ चलता रहे तो, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बिकॉज ग्रोथ रेट सेम पेस पर चलता रहे, ये मेंटेन करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि इसके लिए कंपनी को अपने खुद के परफॉर्मेंस को ही बीट करके उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना होता है। तो ऐसे ऑप्टिमिस्टिक असम्पशंस जो आपको न्यूज रिपोर्ट्स और यहाँ वहां से पढ़ने को मिल जाते हैं, उसके आधार पर हम कभी भी चुनाव करें वो सही नहीं है। बिकॉज कंपनी का शेयर कब ऊपर जाता है? जब वो कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन रखता है, उसकी अर्निंग्स में लगातार ग्रोथ हो रही हो और पीई एक्सपेंशन हो, यानी कि मार्केट उस कंपनी को रीरेट करे। कोई भी कंपनी अगर लगातार हर साल अपना अर्निंग ग्रोथ रेट बढ़ा रही हो, मान लीजिए कि 20 से 25% से उसकी अर्निंग में राइज देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे में इनिशियली तो जो वैल्यूएशन मिलेगा वो ग्रोथ के हिसाब से ही मिलेगा। बट अगर ये ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रहता है तो फिर वहां पर मार्केट उस कंपनी को रीरेट करता है, क्योंकि मार्केट को भी वहां पर एक क्वालिटी कंपनी नजर आती है और हायर वैल्यूएशन देता है, जिसको पी एक्सपेंशन बोला जाता है। कॉन्ट्रेरिली एक ऐसी कंपनी जहां पर ऑलरेडी पी एक्सपेंशन हो चुका हो, वहां पर कंपैरेटिवली ग्रोथ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एक एग्जांपल लेकर एक सेक्टर का, कि किस तरीके से हम प्रॉफिट ग्रोथ रेट और रिलेटिव वैल्यूएशंस को कंपेयर करके अपना खुद का एनालिसिस बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ सैंपल कंपनीज की लिस्ट जो ऑटो सेक्टर में काम करती हैं। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पज से ही लिए गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्रीनर से थोड़े अलग हो सकते हैं, बिकॉज हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझ पाएं। ये जो सैंपल लिस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर मिक्स है कंपनीज का फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें आप देख पा रहे हो क्लियरली जो टाटा मोटर है उसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हम वैल्यूएशंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो सिनेरियो थोड़ा अलग बन सकता है, लेकिन अभी के लिए प्रॉफिट जनरेशन के पर्पज से अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर टॉप पर दिखाई देता है, जिसने मार्च 2025 में 27,900 से 28,000 के करीब प्रॉफिट ग्रोथ रेट दिखाया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट रहा है करीब 14,000 के आसपास का। देन थर्ड इज संवर्धना मदरसन, जिसने 4100 के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, फॉलोड बाय अदर्स। अब इसी चीज को अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का प्रॉफिट ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा दिखाई देता है, मार्च 2025 के लिए करीब 81% का। दूसरे नंबर पर संवर्धना मदरसन का आ जाता है अराउंड 37%। अब हम क्या करेंगे कि पिछले 4 से 5 सालों के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ रेट की टर्म्स में, कि किस कंपनी का ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा है और पॉजिटिव में देखने को मिले हैं नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ओलेक्ट्रा की ही बात ले लेते हैं। मार्च 2022 से लगातार हर साल कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिला है। हालांकि मार्च 2021 में नेगेटिव नंबर देखने को मिले थे, जिसका बड़ा रीजन था कोविड, जिसकी वजह से सभी कंपनीज के परफॉर्मेंस पे काफी असर देखने को मिला था। मोरलेस कंपनी का परफॉर्मेंस अपने प्रीवियस ईयर के मुकाबले हर साल बेहतर होता चला आया है। यही सेम चीज हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जाम्पल में भी देखने को मिल जाती है। मार्च 2020 से लगातार कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव में दिखाई दिए हैं और कंपनी ने लगातार अपना प्रॉफिट ग्रोथ रेट बढ़ाया है। लेकिन वहीं अगर मैं संवर्धना मदरसन की एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से तो कंपनी के नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी कंपनी में देखने को मिल रही थी। इसी की वजह से प्राइसेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सिनेरियो समझ लिया प्रॉफिट ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली। दूसरा, हम यहाँ पर अगर रिलेटिव वैल्यूएशंस का सिनेरियो देखते हैं तो चीजें किस तरीके से चेंज होती हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में हमने पूरे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर को कंसिडर किया है, जहां पर वेरियस इंडस्ट्रीज के अंडर ऑपरेट करने वाली कंपनीज को हमने लिया है, ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को कैसे एनालाइज करना है वो चीज को हम सीख पाएं। इसी वजह से आपको जो इंडस्ट्री पी है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए अलग है और ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए अलग है। अब जो एग्जाम्पल हमने लिया था वहां पर क्या था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन जब हम वैल्यूएशन देखते हैं तो इंडस्ट्री पी 40 के आसपास का है और कंपनी का जो पी रेशो है वो 89 से भी ज्यादा है। भले ही ग्रोथ कंसिस्टेंट देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन
वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हायर साइड पे है। ऑन द अदर हैंड अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पर जो पी रेशो है वो 30 के आसपास का है, दैट इज बिलो द इंडस्ट्री पी। ऑल्सो ग्रोथ भी हमने देखा था कि कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ जो पी रेशो है वो भी इंडस्ट्री पी से नीचे है। अब यही चीज को हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनीज में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेंगे यूनो मिंडा का, जिसका इंडस्ट्री पी अगर हम देखें तो 27 का है और कंपनी का जो पी रेशो है वो करीब 67-68 का है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ये कंपनी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट संवर्धना का पी अराउंड 30 का है और अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का जो पी रेशो है वो 21 का है, दैट इज बिलो द इंडस्ट्री पी। तो देखा आपने किस तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ रेट के साथ जब हम रिलेटिव वैल्यूएशंस को कंबाइन करके देखते हैं तो सेक्टोरल लेवल पर एक अलग व्यू हमें देखने को मिलता है और चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करने में भी मदद मिलती है। हालांकि कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स या मेट्रिक्स काफी नहीं होते और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर आपको अपनी खुद की स्टडी कंडक्ट करनी होती है। इसी तरीके से पेयर कंपैरिजन करते हुए आप भी अपनी खुद की केस स्टडी, अपनी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। जब एक बार आपने कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली उसके बाद आपको उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है मार्केट किसी कंपनी को हाई वैल्यूएशन दे रहा होता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो चीजें आपको डिटेल में स्टडी करनी होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि ये पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही किया है ताकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं और ये सभी जो भी हमने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसे आप किसी भी तरह के सेल या फिर बाय रिकमेंडेशन की तरह मत कंसिडर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।